आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसका नाम जैसे कि आप देख सकते हैं है मेमोरेंडम स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट। ये जो डिपार्टमेंट अकाउंट्स का ये कॉन्सेप्ट है, जनरली देखा गया है कि एग्जाम में स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट छोड़ के जाते हैं। रीजन बीइंग कि समझता नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली व्हाट्स द लॉजिक इन्वॉल्व और इसे सॉल्व कैसे करना। बट ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, खाली इसका लॉजिक पकड़ने की आपको देरी है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। समझिए एक हेड ऑफिस है जिसको रन करता है इसका ओनर, जिसका नाम है मिस्टर ए। ठीक है, ये जो मिस्टर ए है ये हेड ऑफिस रन करता है। ये हेड ऑफिस के दो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी है, ये दोनों डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, दोनों डिपार्टमेंट्स इंचार्ज है कि हेड ऑफिस में जो गुड्स बन रहे हैं वो डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होंगे और डिपार्टमेंट के थ्रू सेल होगा। तो अब ये जो मिस्टर ए है ये बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। इसके जो गुड्स का कॉस्ट है वो 100 रुपए है। ये जो गुड्स बनाता है 100 रुपीज में बनाता है। अब ये सोचता है कि मैंने ये जो गुड्स है इस पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि अगर मैं ये 100 रुपीज का जो मुझे कॉस्ट पड़ा, ये गुड्स को अगर मैं अपने डिपार्टमेंट को 100 में जैसे का वैसे ट्रांसफर कर दूं और इसे बोलूं, ये डिपार्टमेंट मैनेजर को, डिपार्टमेंट ए का जो मैनेजर है उसे बोलूं कि ट्राई एंड मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट्स पॉसिबल, तो ये क्या करेगा, ये इसे 20 रुपए के प्रॉफिट पे भी बेच सकता है, ये इसे 25 रुपए के प्रॉफिट पे भी बेच सकता है, ये इसे 30 रुपए के भी प्रॉफिट पे बेच सकते हैं। और इतने प्रॉफिट पे बेच के ये खुश हो जाएगा कि मैंने तो इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स अर्न करके दिया। बट मिस्टर ए थोड़े बहुत प्रॉफिट से खुश होने वाला बंदा नहीं है। उसे मैक्सिमम प्रॉफिट वो जो कमा सकता है वो कमाना है, और उसको पता है कि ये 125 130 रुपए में बिकने वाली चीज नहीं है, ये 150 रुपए तक बिक सकती है। तो मिस्टर ए यहां पे क्या करता है, स्मार्ट प्ले करता है। मिस्टर ए यहां पे कहता है कि मेरे गुड्स की कॉस्ट भले ही मुझे 100 रुपए हो, मैं क्या करूंगा, इसे जब मैं अपने डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर करूंगा, वेदर बी डिपार्टमेंट ए और बी, मैं डायरेक्टली इसे सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करूंगा। मतलब मैं इस पे 50 रुपए पूरा ऐड कर दूंगा और डायरेक्टली ये डिपार्टमेंट के पास 150 रुपए पे जाएगा। अब ये डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या करेगा, इसे एज इट इज आउटसाइडर को सेल कर देगा और उससे 150 रुपए कमा लेगा। ठीक है, अब देखो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने यहां पे स्मार्ट प्ले कैसे किया, उसने डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट पर ही जो उसको प्रॉफिट चाहिए था वो प्रॉफिट उसने अपने डिपार्टमेंट को वहीं पे चार्ज कर लिया। डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते वक्त वहीं के वहीं डिपार्टमेंट से प्रॉफिट लगा लिया। तो अब डिपार्टमेंट के लिए वो गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई, डिपार्टमेंट के लिए वो गुड्स की कॉस्ट हो गई 150। अब डिपार्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, ये गुड्स को 120 125 130 में तो नहीं बेचेगा, नहीं तो फिर उसके परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठेंगे। उसके परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन ये उठेगा कि जो उसको 150 रुपए के गुड्स है वो उसने 120 25 30 में बेचा। तो अब वो क्या करेगा, ही विल वर्क मोर हार्ड, वो और मेहनत करके इसे एटलीस्ट 150 रुपए में तो बेचने की कोशिश करेगा ही, उससे नीचे तो उसके पास बेचने का सवाल ही नहीं उठता। ये चीज क्लियर? ठीक है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ, यही जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज पहले 120 125 130 रुपए में बेच के ये गुड्स को खुश हो जा रहा था, वो अब 150 रुपए में बेच के भी सोचता है कि क्या मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है या नहीं। और वहीं जो ऑर्गेनाइजेशन पहले 25-30 रुपए कमा रही थी प्रॉफिट, वो अब सीधा 50 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है। कैसे, केवल जो हेड ऑफिस का इंचार्ज है, जो ओनर है मिस्टर ए, उसने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और उसने क्या किया, अपने
डिपार्टमेंट को डायरेक्टली सेलिंग प्राइस पर ही ट्रांसफर कर दिया। समझे ये चीज, उसने क्या किया, डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट को सेलिंग प्राइस पर ही ट्रांसफर कर दिया। ये थोड़ा सा उसने स्मार्ट प्ले किया, उससे उसके प्रॉफिट्स बढ़ गए। एट द सेम टाइम वो डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको हायर प्राइस में बेचने का अभी मोटिवेशन भी ज्यादा है, रादर उसके पास ऑप्शन ही नहीं है 150 से नीचे बेचने का। समझे ये चीज। तो देखो, अब मिस्टर ए अगर अपने डिपार्टमेंट के साथ ऐसा स्मार्ट प्ले कर रहा है तो उसको अकाउंटिंग भी तो थोड़ी स्मार्ट करनी पड़ेगी उस चीज की, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सर तो स्मार्ट अकाउंटिंग कैसे करेगा? देखो, उसके लिए वो बनाएगा सबसे पहले मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएगा वो? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। हम समझिए यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट है जो है डिपार्टमेंट ए, तो हम डिपार्टमेंट ए के लिए मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। अब ये जो हमारा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है ये बना कौन रहा है? जो हेड ऑफिस है वो। अब हेड ऑफिस क्या बोलता है कि मैं ये जो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है इसमें डिपार्टमेंट ए से रिलेटेड सारी चीजें लिखूंगा कि डिपार्टमेंट ए के पास कितने गुड्स है, डिपार्टमेंट ए के पास से कितने गुड्स गए, वो सारी चीजें कहां लिखूंगा? इस स्टॉक अकाउंट में। बट अब यहां पे एक चीज मिस्टर ए को ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज द हेड ऑफिस, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सर क्या चीज? देखो, अगर मैं हेड ऑफिस हूं और आप मेरे डिपार्टमेंट है, मेरे लिए वो चीज 100 रुपए की थी बट मैंने आपको कितने में दी थी? 150। अब आगे जाके अगर मैंने आपको वो चीज 150 में दी थी तो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आपके और मेरे बीच के सारे कन्वर्सेशन भी तो 150 रुपए पर ही होने चाहिए। यस, अगर मैं गलती से आपको कह दूं कि अरे वो तो 100 रुपए की चीज थी तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? यस सर, इट विल बी अ ट्रबल। तो ट्रबल अवॉइड करने के लिए ये जो पूरा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है ये बनता है सेलिंग प्राइस पे। पूरा का पूरा अकाउंट काय पे बनाया जाता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है सर, इसको सेलिंग प्राइस पे बनाते बट इसमें लिखते क्या है? देखिए, आप जैसे एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, जिसमें आप डेबिट साइड में सारे परचेजेस लिखते थे, क्रेडिट साइड में सारी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, लिखना यहाँ पे भी वही चीज है। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट ए के पास कितने गुड्स आए जिसको हम परचेज बोलते थे, डेबिट में वो लिखना है। उसके पास से कितने गुड्स गए, क्रेडिट में वो लिखना है। बट यहां पे हर एक चीज हम काय पे लिखेंगे? सेलिंग प्राइस पे। सर सेलिंग प्राइस पे क्यों? क्योंकि जब मैंने उस डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ए को गुड्स ट्रांसफर किए थे तो काय पे किए थे? सेलिंग प्राइस पे। तो मुझे काय की नॉलेज होना चाहिए? मुझे ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरे इस डिपार्टमेंट ए के पास जो गुड्स पड़े हुए हैं वो सेलिंग प्राइस पे कितने के गुड्स हैं। ये चीज क्लियर? तो देखिए, अब जब सबसे पहले मैंने डिपार्टमेंट ए को गुड्स ट्रांसफर किए थे, मैं हेड ऑफिस, मैंने डिपार्टमेंट ए को गुड्स ट्रांसफर किए, तो डिपार्टमेंट ए के लिए तो परचेज जैसी चीज हो गई, उनके पास गुड्स आए तो वो उसको परचेज जैसे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं परचेज। अब परचेज हम जनरली कौन सी कॉस्ट पे कौन सी प्राइस पे लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। बट यहां पे हम काय पे लिखेंगे? सेलिंग प्राइस। दैट इज कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे लोडिंग। कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? लोडिंग। मैंने ऊपर एग्जाम्पल में भी तो वही कहा था ना, मेरा ये जो कॉस्ट था 100 का, उसमें मैंने ये 50 रुपए का लोडिंग ऐड करके इसको डायरेक्टली 150 रुपए पे मेरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया था। तो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100 पे लिखा जाएगा या ये 150 पे लिखा जाएगा? डायरेक्टली यहाँ पे 150 पे लिखा जाएगा। इसकी कॉस्ट कितनी है? एक्चुअली 100, इसमें लोडिंग कितना है? 50। ये चीज क्लियर? ठीक। अब समझो ये डिपार्टमेंट के पास जो मैंने गुड्स भेजे, जो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज हुआ, अगर उसमें से कुछ गुड्स डिपार्टमेंट ने मुझे रिटर्न कर दिए तो उसे हम क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। वेरी सिंपल। अब परचेज रिटर्न को हम जनरली कैसे दिखाते हैं? यहां डेबिट में से हम उसे क्या कर देते? लेस। उसको डेबिट में से लेस करने की जगह हम क्रेडिट में उसको ऐड भी तो कर सकते। मतलब यहां पे क्या मैं ऐसा परचेज रिटर्न लिख सकता हूं क्रेडिट में? डेबिट में लेस करने की जगह मैं उसको क्रेडिट में भी लिख सकता हूं।
यस। अब मुझे बताइए, जब परचेज, ये डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट में, ये जो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है उसमें जब परचेज हमने कॉस्ट प्लस लोडिंग पे लिखा था, तो परचेज रिटर्न भी काय पे आएगा? वेरी सिंपल, कॉस्ट प्लस लोडिंग। ये चीज क्लियर? ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट है इन्होंने सेल्स किया है, ये डिपार्टमेंट ने क्या किया? सेल्स किया। तो सेल्स कहां पे लिखते हैं हम? सर क्रेडिट साइड में। वेरी गुड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेल्स। अब सेल्स हम जनरली भी कौन सी प्राइस पे लिखते हैं? सेल्स तो सेलिंग प्राइस पर ही आता है, तो यहां पे सेलिंग प्राइस लिख देता हूं सेल्स के लिए। ये चीज क्लियर? सर सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस तो हमने कहा अभी कि कॉस्ट में जब हम लोडिंग ऐड करते थे तो वो क्या आ जाता था? सेलिंग प्राइस। बट मुझे एक चीज बताना, अब एक टेक्निकल चीज पूछ रहा हूं, सब लोग ध्यान से बताना। लोडिंग हम जनरली किसके लिए यूज करते थे? लोडिंग हम यूज करते थे जो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था उसके लिए। जो गुड्स अभी मैंने सेल किए हैं वो गुड्स में क्या कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है क्या? वो गुड्स में अब कुछ भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो कॉस्ट में ऐड किया है उसको लोडिंग की जगह हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, उसको हम डायरेक्टली प्रॉफिट ही कह देते हैं। क्या मैं उसे डायरेक्टली प्रॉफिट कहूं? यस। क्यों? क्योंकि वो हमें रियलाइज हो चुका है। लोडिंग हमें अनरियलाइज्ड रहता है, प्रॉफिट हमारा रियलाइज हो चुका है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइज हुआ? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइज कब होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइडर को सेल होता है। ये चीज क्लियर सबको? ठीक है, 100% क्लियर। ठीक है, तो यहां पे अभी मैंने काय की बात की कि जब वो डिपार्टमेंट के थ्रू किसी आउटसाइडर को सेल हुआ तो मैं इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख देता हूं? मैं सेल्स लिख देता हूं। सेल्स को हम कौन सी प्राइस पे लिखते हैं? सेलिंग प्राइस पे लिखते हैं। अब सेल्स जो सेलिंग प्राइस पे लिखते हैं, तो सेलिंग प्राइस काय से कंप्राइज थी? कॉस्ट प्लस लोडिंग। बट लोडिंग तो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट था। जैसे देखो, ये परचेज पे मैंने लोडिंग ऐड किया है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज हुआ है? नहीं। ये जो यहाँ पे परचेज रिटर्न पे लोडिंग था, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज हुआ था? नहीं। बट जो सेल्स पे मैंने लोडिंग लिखा है वो तो एक्चुअली रियलाइज हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? क्योंकि वो गुड्स आउटसाइडर के पास चले गए हैं, तो उस पे जो प्रॉफिट एलिमेंट था वो ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है, इसलिए हम उसे लोडिंग की जगह क्या कह लेते हैं? प्रॉफिट कह लेते हैं। और सर क्या प्रॉफिट और लोडिंग का अमाउंट एक ही था क्या? यस, प्रॉफिट और लोडिंग का अमाउंट एक ही था। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने 100 की कॉस्ट पे वो 50 का लोडिंग लगा के डायरेक्टली कौन सी प्राइस डिराइव किए थे? सेलिंग प्राइस ही डिराइव किए थे। अब जब वो गुड्स सेल हो चुके हैं आउटसाइडर को, तो लोडिंग क्या बन गया? दैट लोडिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद मुझे बताइए, अगर ईयर एंड में या जो भी अकाउंटिंग पीरियड का एंड है तब ये डिपार्टमेंट ए के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो उसे हम कहां पे लिखते हैं? सर वेरी सिंपल, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो लिख दीजिए उसको क्रेडिट साइड में। तो यहां पे लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक। जो काय पे लिखा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक्स तो सर जनरली हम कॉस्ट पे लिखते हैं, बट यहां पे सारी चीज काय पे लिखी गई? डेबिट में जो परचेज था वो काय पे? सेलिंग प्राइस में। परचेज रिटर्न सेलिंग प्राइस, सेल सेलिंग प्राइस, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी काय पे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो बी एट सेलिंग प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्लस लोडिंग will also be at selling price, that is cost plus loading। ठीक है सर, यहां पे भी जो लोडिंग लिखे हो वो जो प्रॉफिट का एलिमेंट है वो रियलाइज्ड है या अनरियलाइज्ड है? आप ही सोचिए। ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रॉफिट का एलिमेंट रियलाइज कब होता है? जब वो आउटसाइडर को सेल करते हैं। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या ये आउटसाइडर को सेल हुआ है? वेरी सिंपल, आंसर इज नो। तो क्या ये जो प्रॉफिट का एलिमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज हुआ है? आंसर इज नो। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये रियलाइज नहीं हुआ है तो ये क्या प्रॉफिट है या इसे मैं लोडिंग कहूं? ये मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसलिए मैं इसे लोडिंग ही कंसिडर करूं। सर अब एक और चीज, आपने सारी चीजें लिख दी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट में आपने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखे हो। सोचिए आप, क्या ये अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर रिफ्लेक्ट होगा क्या? मेरा आंसर है नहीं होगा। सर क्यों ऐसा?
रीजन बहुत सिंपल है, मैंने परचेज का जो डेबिट में अमाउंट लिखा कौन सी प्राइस पे लिखा, सेलिंग प्राइस पे। जो क्रेडिट में सारे अमाउंट लिखे कौन सी प्राइस पे लिखे, सेलिंग प्राइस पे। अब डेबिट में देखो, अगर मेरे पास यहां पे 100 यूनिट थे, ये 150 पे थे, ठीक है, उसमें से परचेज रिटर्न 20 यूनिट आए, कितने पे, 150 पे आए। 70 यूनिट्स सेल हुए, कितने पे हुए, 150 पे हुए, ठीक है। 10 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक कितने पे है, 150 पे है। तो यहां पे डेबिट में 100 इंटू 150 और क्रेडिट में भी 70 प्लस 90 प्लस 20 प्लस 70 प्लस 10 दैट इज 100 इंटू 150। ये चीज क्लियर। तो यहां पे कुछ भी फिगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का दिखेगा क्या, आंसर इज नो। सर क्यों ऐसा, क्योंकि सारी चीजें एक ही प्राइस पे लिखी है, दैट इज सेलिंग प्राइस। सर ठीक है, अब यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं आएगा, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट इस अकाउंट से पता नहीं लगेगा। बट सर यहां से पता क्या लगेगा इस अकाउंट बनाने से, इस अकाउंट बनाने का पर्पस ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये पता रहे कि ये डिपार्टमेंट ए के पास सेलिंग प्राइस पे कितने के गुड्स पड़े हुए हैं। सर ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं जो हेड ऑफिस हूं, मैंने डिपार्टमेंट को वो गुड्स कौन सी प्राइस पे ट्रांसफर किए थे, मैंने उनको ये गुड्स सेलिंग प्राइस पे दिए थे। तो मुझे क्या जानना जरूरी है, उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि उनके पास सेलिंग प्राइस पे कितने के गुड्स अभी भी है। तो मेमोरेंडम स्टॉक बनाने का मेरा पर्पस क्या है, तो वो पर्पस मेरा ये है, यहां पे लिखता हूं, द पर्पस of preparing memorandum stock account is to ascertain the closing stock with the department, closing stock with the department at which price, at selling price। selling price क्या है, कॉस्ट प्लस लोडिंग। ये चीज क्लियर, ठीक है। सर अब ये अकाउंट तो समझ गया, आगे बताइए कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहां पे पता नहीं चला वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारा दूसरा अकाउंट बनेगा जिसका नाम है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। अब ये जो दूसरा अकाउंट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, उससे हमें समझेगा कि हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो अब मैं बनाता हूं आप सबके साथ नेक्स्ट अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। किसका बना रहे हैं हम, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट ए के लिए। सर अब इसका लॉजिक समझाइए। देखिए यहां पे मार्कअप का मतलब होता है लोडिंग। What is the meaning of markup? The meaning of markup is loading। सर लोडिंग का मतलब तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ना। यस, लोडिंग का मतलब होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ है डिपार्टमेंट ए के थ्रू, वो पूरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का डिटेल वो यहां पे लिखेंगे। कहां पे, मार्कअप अकाउंट में। मार्कअप का मीनिंग क्या होता है, लोडिंग। लोडिंग मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। किसको हुआ है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन को। किसके थ्रू, डिपार्टमेंट ए के थ्रू। तो वो कहां लिखेगा ऑर्गेनाइजेशन, इस मार्कअप अकाउंट में। सर अब कैसे लिखना है, क्या लिखना है वो समझाइए। तो उसके लिए हम अब लिंक करेंगे हमारे ये दो अकाउंट्स को। सबसे पहला मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट की सबसे पहली चीज हमने यहां पे क्या लिखी थी, नंबर 1 वॉज परचेज। ये चीज क्लियर। परचेज हमने वो अकाउंट में काय पे लिखा था, कॉस्ट प्लस लोडिंग। अब इसमें हमने क्या लिखा था कि डिपार्टमेंट के पास इतने के गुड्स गए हैं, मतलब डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज है,
ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफिस से डिपार्टमेंट के पास वो 100 रुपए के गुड्स कितने में गए, 150 में गए। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, ऑर्गेनाइजेशन ने जब, हेड ऑफिस ने जब डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफर किया तो हेड ऑफिस को कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 के 150 में ट्रांसफर किया, 50 का प्रॉफिट। बट क्या ये एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट है क्या? आंसर इज नो, ये अनरियलाइज्ड है। सर रियलाइज कब होगा? जब वो आउटसाइडर को सेल होगा तब, अभी तो हेड ऑफिस से डिपार्टमेंट में गया है। तो यहां पे जो 100 रुपए के गुड्स हेड ऑफिस ने किसको सेल किया था, किसको ट्रांसफर किया था, डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया था, उस पे हेड ऑफिस को कितने का लोडिंग मिला है, कितने का अनरियलाइज प्रॉफिट मिला है? आंसर इज 50। तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, इस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जो परचेज का लोडिंग था, यहां पे लिख देता हूं नंबर 1। नंबर 1 मतलब क्या था, जो परचेज का लोडिंग था उसको मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा। यहां पे क्यों क्रेडिट कर रहा हूं? व्हाई? बिकॉज दिस इज प्रॉफिट। कौन सा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए उसको मार्कअप अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया। ये चीज क्लियर? सर आगे सेकेंड चीज आपने बताई थी यहां पे परचेज रिटर्न। सर ये परचेज रिटर्न हुआ मतलब हेड ऑफिस ने जो डिपार्टमेंट को भेजा था 100 के गुड्स, ठीक है, 150 में, उसमें से हेड ऑफिस ने कुछ रिटर्न कर दिया, हेड ऑफिस ने कुछ रिटर्न कर दिया। तो सॉरी, डिपार्टमेंट ने कुछ हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। अब ये जो डिपार्टमेंट ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, मतलब हेड ऑफिस का इतना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं? यस, बिल्कुल हुआ। जब हेड ऑफिस ने डिपार्टमेंट को दिया था तो अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ा था, अब जब उसमें से रिटर्न आया है तो अनरियलाइज प्रॉफिट कम हुआ है। सर प्रॉफिट कभी भी कम हो, चाहे रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड, तो उसको क्या किया जाता है, उसको किया जाता है डेबिट। तो यहां पे जो परचेज रिटर्न का लोडिंग था वो यहां पे कर दूंगा डेबिट। ये चीज क्लियर? ठीक है। सर तीसरी चीज आपने यहां पे जो हमको बताई थी दैट वाज सेल्स। थर्ड थिंग दैट यू टोल्ड अस वाज सेल्स। अब मुझे बताइए, सेल्स हमने जो किया था कौन सी प्राइस पे था? सेलिंग प्राइस। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या सेल्स में जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिला है उसका इफेक्ट वो मार्कअप मतलब लोडिंग अकाउंट में जाना चाहिए क्या? सेल्स में जो प्रॉफिट मिला है उसका इफेक्ट वो मार्कअप अकाउंट में जाना चाहिए क्या? सोचिए 2 सेकेंड। मैं कहता हूं उसका इफेक्ट मार्कअप अकाउंट में नहीं जाएगा। सर 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 ऐसा क्यों? आप गलत कह रहे हैं। सर सेल पे प्रॉफिट हुआ है और मार्कअप तो प्रॉफिट वाला अकाउंट है ना, तो सेल पे प्रॉफिट हुआ है तो मार्कअप अकाउंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं कहता हूं नहीं जाना चाहिए। सर अब इसका रीजन समझाओ, आपके बोलने के पीछे का लॉजिक। सेल पे जो प्रॉफिट है वो रियलाइज्ड है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अनरियलाइज्ड है? वो क्या है? रियलाइज्ड है। अब वो रियलाइज्ड है और हमने जो अकाउंट बनाया है वो कौन से प्रॉफिट का है? वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का है। सेल पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कौन सा है? वो रियलाइज्ड है। हम जो नीचे सेकंड अकाउंट बना रहे हैं वो कौन सा है? वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट है। तो सेल पे ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसका इफेक्ट क्या मार्कअप अकाउंट पे आएगा? आंसर इज नो। ये चीज क्लियर? तो जो हमारा थर्ड पॉइंट था उसका यहां पे मार्कअप अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है। सर फिर आपने फोर्थ पॉइंट हमको बताया था क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर, क्लोजिंग स्टॉक में भी अनरियलाइज प्रॉफिट तो था ना? यस, क्लोजिंग स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पे था, मतलब उस पे लोडिंग इंक्लूडेड था, कॉस्ट प्लस लोडिंग पे था, तो लोडिंग इंक्लूडेड था सर उसमें। अब जो लोडिंग इंक्लूडेड था उस पे, तो वो लोडिंग तो अनरियलाइज्ड है, तो क्या वो मार्कअप अकाउंट में आएगा? यस। अब सर मार्कअप में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो उसके लिए सोचिए, जितना हमने गुड्स ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट को दिया था, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला उस पे मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ा। जितना हेड ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट को दिया उस पे हेड ऑफिस ने क्या कहा कि हमें उतना प्रॉफिट अनरियलाइज्ड वाला बढ़ गया। उसमें से कुछ रिटर्न आया तो हेड ऑफिस ने कहा उतना अनरियलाइज प्रॉफिट कम हो गया। उसमें से ही कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचा है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कब यूज होगा?
अगले साल। तो क्या वो अनरियलाइज प्रॉफिट इस साल का हुआ क्या? नहीं। तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलाइज प्रॉफिट इस साल और क्या हो जाएगा? वो और कम हो जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग है, पॉइंट नंबर 4, वो वापस हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। इसका जो लोडिंग का कंपोनेंट है उसे यहाँ पे हम कर देंगे डेबिट। ये सभी को क्लियर? यस, एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है सर। अब आपने 4 पॉइंट बताए थे, उसका हमने मार्कअप अकाउंट में नीचे में इफेक्ट ले लिया। तो सर अब ये करने से क्या मिलेगा? ये करने से अब हमें मिलेगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। अब बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये कैसे आया यहाँ पे? ये बताइए, बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट कैसा है? इसके लिए हम एक करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे था। ठीक है, बट एग्जाम्पल हम लिखे उसके पहले यहाँ पे एक लाइन सब लोग लिखेंगे मेरे साथ कि पर्पस क्या था ये मार्कअप अकाउंट बनाने का। द पर्पस, just a second, yes, the purpose of preparing memorandum markup account is to ascertain the gross profit earned by the organization from that particular department। ठीक है, अगर आपने ये चीज लिख लिए हो तो इसके बाद अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। सब लोग मेरे साथ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आता हूं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए ये एग्जाम्पल के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा इजीली क्लैरिफाई हो जाते हैं। अब वापस इस एग्जाम्पल में मैं बनाऊंगा हमारे 2 अकाउंट्स। कौन से 2 अकाउंट्स? मेमोरेंडम स्टॉक पहला, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और थोड़ी लाइनें छोड़ के नीचे मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ठीक है, और ये हम डिपार्टमेंट ए के लिए बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा था स्टॉक अकाउंट में कि हेड ऑफिस ने डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किए, मतलब वो डिपार्टमेंट के मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में उसे हम लिखेंगे परचेज। अब ये परचेज हमने काय पे लिखना था? क्या कॉस्ट प्राइस पे लिखना था क्या? नहीं, ये पूरा अकाउंट काय पे बनता है? सेलिंग प्राइस पे। दिस एंटायर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस पे। तो कॉस्ट प्लस लोडिंग। अब समझो हेड ऑफिस ने डिपार्टमेंट को साल में 5 बार गुड्स भेजे थे। साल में 5 बार गुड्स भेजे थे, 3 4 5। कॉस्ट उसकी थी 100, और उसको जब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया तो उस पे हर एक पे 50 का लोडिंग लगाया। ठीक है, उस पे क्या लगाया? 50 का लोडिंग लगाया। अब
इसमें से क्या हुआ था, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ने इसमें से कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए थे, जिसको हमने बोला या तो हम उसको डेबिट में से लेस कर दे या क्रेडिट साइड में उसको ऐड करके लिख दे। तो उसको हम लिखेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न भी काय पे लिखना था हमने, कॉस्ट प्लस लोडिंग पे, कॉस्ट प्लस लोडिंग पे। ठीक है, अब समझो ये जो पहला वाला था, इसमें से ये पहला वाला जो परचेज किया था उसको कर दिए रिटर्न, पहला वाला जो परचेज था उसको कर दिए रिटर्न। मतलब कितने का रिटर्न हो गया यहाँ पे, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50। ये चीज क्लियर? यस सर। इसके बाद फिर आपने बोला था पॉइंट नंबर 3 कि अब क्या किया है, अब सेल किया है, वो डिपार्टमेंट के थ्रू सेल हुआ है। यस, तो डिपार्टमेंट के थ्रू अगर सेल हुआ है तो हम उसकी एंट्री करते हैं। तो उसकी एंट्री हम यहां पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पॉइंट नंबर 3 सेल्स। अब सर हमने सेल क्या क्या किया है, तो समझिए ये जो सेकेंड और थर्ड वाला डिपार्टमेंट ने परचेज किया था, ये दोनों इन्होंने यहां पे बेच दिया है, ये दोनों चीज यहां पे बेची गई। मतलब कितने में बेचा है दोनों को, टोटल 150 प्लस 150, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 300। ये चीज क्लियर? ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 300। और सर इसके बाद आपने बोला था कि फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। अब जो स्टॉक बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक भी हमने काय पे लिखना था, क्लोजिंग स्टॉक भी हमने लिखना था कॉस्ट प्लस लोडिंग। अब बताइए क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या बचा है, जो मेरा फोर्थ और फिफ्थ वाला परचेज था वो मेरा अब क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, तो उसको भी काय पे लिखूंगा मैं, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50। ये चीज क्लियर? ठीक है। अब मैंने बोला था कि ये हमारा पूरा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट यहां पे हो जाना चाहिए खत्म। तो देखते हैं क्या ये टैली हो रहा है क्या यहां पे। तो मुझे बताइए डेबिट का आपका टोटल कितना है, 500 प्लस 250, तो मेरे ख्याल से 750 का टोटल मेरा ऑल डेबिट है। मेरा डेबिट का टोटल आता है 750। और क्रेडिट का भी टोटल देखते हैं, तो यहाँ पे 150 प्लस 300 450 प्लस 300 दोनों को मिला लो तो 750। तो मेरा क्रेडिट का भी टोटल 750। लाइन के नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। सर आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है, लाइन के ऊपर नॉलेज है थोड़ी बहुत, बट वहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है सर, अब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट तो हमारा पूरी तरह टैली हो गया। मैंने बोला था ना ये अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट का एज सच डिटेल नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई ग्रॉस प्रॉफिट करके फिगर नहीं आएगा। वो देखा यहाँ पे बिना ग्रॉस प्रॉफिट लिखे ही हमारा ये अकाउंट टैली हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने सारी चीजें काय पे लिखी है, सेलिंग प्राइस। डेबिट में भी जितनी चीजें सब सेलिंग प्राइस पे, क्रेडिट में भी जितनी चीजें हैं सारी सेलिंग प्राइस पे। सर तो ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए क्या करना था, ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए हमने मार्कअप अकाउंट बनाया है। सर मार्कअप अकाउंट में आपने बोला था कि सारे लोडिंग जितने भी है, जितने भी अनरियलाइज प्रॉफिट है वो लिखो। तो यस, सबसे पहला लोडिंग मेरा परचेज में था पॉइंट नंबर 1 में। यस, तो पॉइंट नंबर 1 जो परचेज से रिलेटेड पॉइंट था उसमें मुझे बताइए टोटल लोडिंग कितना था। तो टोटल लोडिंग अगर पांचों परचेज का मिला लूं तो आता है 250। तो पॉइंट नंबर 1 में मेरा लोडिंग जो था दैट वाज 250। ठीक है, उतना ऑर्गेनाइजेशन का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बढ़ चुका है। ये चीज क्लियर? उतना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ चुका है। ठीक है, अगली चीज, अब जो परचेज रिटर्न हुआ है, परचेज रिटर्न कितना हुआ है, ये 100 प्लस 50 150। तो उत्ते से ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो गया, उत्ते से ऑर्गेनाइजेशन का अनरियलाइज प्रॉफिट कम हो गया। तो उसको यहां पे क्या कर देंगे, पॉइंट नंबर 2 से लोडिंग यहां पे डेबिट हो जाएगा 50 का। ये चीज क्लियर? क्यों? क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन का अनरियलाइज प्रॉफिट हो चुका है कम। फिर आते पॉइंट नंबर 3 जो सेल्स था। सेल्स में मुझे बताइए क्या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी अनरियलाइज प्रॉफिट जनरेट या कम हुआ क्या? नहीं, उसमें प्रॉफिट हुआ है बट वो कौन सा है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है। उसमें प्रॉफिट हुआ है बट वो कौन सा है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है। ये चीज क्लियर? तो क्या उसको यहां पे अनरियलाइज्ड में लिखेंगे क्या हम? नहीं। तो आते हैं पॉइंट नंबर 4 जो क्लोजिंग स्टॉक था।
क्लोजिंग स्टॉक का भी जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये क्लोजिंग स्टॉक पूरा कब यूज होगा? नेक्स्ट ईयर। तो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट भी कहां रिकॉग्नाइज होना चाहिए? अगले साल। तो इस साल वो अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको पहले हमने परचेज के तौर पे डेबिट किए थे। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। पहले बढ़ा दिए थे तो अब कम करेंगे। उसमें कितना था अनरियलाइज प्रॉफिट? 50 प्लस 50 100। ठीक है, तो जितने भी मेरे लोडिंग थे दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट, मैंने वो चीज लिखी। और मैंने फाइनली आपको क्या कहा था? फाइनली मैंने कहा था कि ये जो आपका अकाउंट है उसका बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बताइए कितना आ रहा है? 250 क्रेडिट 150 डेबिट, तो 100 का मेरा आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। सर अब ये ग्रॉस प्रॉफिट सही है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो वो देखिए, लॉजिकली हम बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट काय पे होगा? ऑर्गेनाइजेशन को जो उन्होंने सेल्स किया है उस पे, जो आउटसाइडर को बेचा है। आउटसाइडर को कितना बेचा गया था? आउटसाइडर को कितना बेचा गया था? दिस वन एंड दिस वन। जो 100 की कॉस्ट और 100 की कॉस्ट, 200 की कॉस्ट की चीजें थी, वो कितने में बेचा गया था आउटसाइडर को? 300 में बेचा गया था। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जब 200 की चीज को 300 में बेचा तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? ऑर्गेनाइजेशन को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 100 का। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 100 का। ये चीज क्लियर? तो समझे यहां पे बैलेंसिंग फिगर 100 कैसे आया। आपको और एक तरह से समझाऊं और एनालिसिस करके समझाऊं तो देखिए, हमने पॉइंट 1 का जो अनरियलाइज प्रॉफिट था वो यहां पे लिख लिया, पॉइंट 2 का अनरियलाइज प्रॉफिट था वो भी लिख लिया, पॉइंट 4 का अनरियलाइज प्रॉफिट वो भी लिख लिया। हमने केवल क्या नहीं लिखा था? पॉइंट 3 में जो रियलाइज्ड प्रॉफिट था, ये जो सेल किया उस पे जो रियलाइज्ड प्रॉफिट था 100 का, केवल वो हमने हमारे मार्कअप अकाउंट में नहीं लिखा था। ठीक है, तो मैं क्या आपको ये कह सकता हूं, जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जितने से जब बढ़ा, उसमें से जितना भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कम हुआ वो डिडक्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। मेरा जितने से भी अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्रीज हुआ उसमें से मैंने क्या किया? मेरा जितना जितना अनरियलाइज प्रॉफिट डिक्रीज होते जा रहा था वो कम कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा? मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। जो काय पे कमाया था मैंने? वो सेल पे। कितने का सेल था? 300। उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कितनी थी? 200। तो ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया? 100। वो मैंने कैसे यहाँ पे बताया आपको? मेरा जितने से भी क्रेडिट साइड में देखिए, जितने से भी अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्रीज हुआ उसमें से क्या लेस किया? जितने से भी अनरियलाइज प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास क्या आया? मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। जो मुझे डायरेक्टली कौन से फिगर में से मिलता है? अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो डायरेक्टली मुझे वो एक फिगर में से मिलेगा, जो कौन सा रहेगा? मेरा सेल्स का फिगर रहेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली मुझे मेरे सेल्स के फिगर में से भी मिल जाएगा। ये सभी को क्लियर? डायरेक्टली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया? मेरे सेल्स के फिगर में से आ गया। समझे ये सबको? 100%। ठीक है, अब देखिए, इसको हम देखते हैं कि हमने पूरे के पूरे दोनों अकाउंट सही बनाए हैं या नहीं। सर कैसे पता लगेगा वो? मैंने ये जो पूरे 2 अकाउंट्स बनाए हैं उससे ये डिपार्टमेंट का एक बार में ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के देखता हूं। मेरा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से डिपार्टमेंट के लिए? डिपार्टमेंट ए के लिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सर अब ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट हमने कैसे बनाना है? इसको आपने पूरा नॉर्मली ही बनाना है, जैसा आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। जैसा आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसा ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। और अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट फाइनली मेरा पूरा का पूरा टैली हो गया पहले के दोनों अकाउंट की मदद से, मतलब मेरी पूरी अकाउंटिंग सही थी। तो सबसे पहली चीज यहां पे, फर्स्ट थिंग, मैंने मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में परचेज लिखा था यहाँ पे, ये परचेज, ठीक है, तो वो परचेज यहाँ पे लिखता हूँ। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज काय पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज इज एट कॉस्ट। मैंने टोटल कितने परचेज किए थे, मतलब डिपार्टमेंट ने 5, कितने के? 500 का परचेज किया था एट कॉस्ट। उसमें से कुछ रिटर्न किया था, रिटर्न उसको या तो मैं डेबिट में से, परचेज में से लेस कर दूं, या तो उसको क्रेडिट में ऐड कर दूं।
मैंने कितने की परचेज रिटर्न की थी, एक बार परचेज रिटर्न की थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी उसकी 100। ये चीज क्लियर, ठीक है। और यहां पे परचेज रिटर्न भी काय पे लिखूंगा, कॉस्ट पे। फिर मैंने डिपार्टमेंट ने एक बार सेल्स भी की थी, सेल्स हम काय पे लिखते हैं हमेशा, इट इज एट सेलिंग प्राइस, तो सेल्स को मैं सेलिंग प्राइस पे लिख देता हूं जो कितना था 300। और उसके बाद मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना था, तो क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो यहां पे ये और ये क्लोजिंग स्टॉक में बच चुका था जिसका कॉस्ट कितना था 100 और 100, तो 200 का मेरा कॉस्ट था। क्लोजिंग स्टॉक भी मैं काय पे लिखता हूं, कॉस्ट पे। ये चीज क्लियर। तो अब बैलेंसिंग फिगर मेरे पास क्या आना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए जो कितना है, देखिए कितना आ रहा है, क्रेडिट में 200 प्लस 300 प्लस 100 600 है, ठीक है। और डेबिट में 500 है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे बचना चाहिए 100। क्या मेरा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में भी ग्रॉस प्रॉफिट 100 का आया था, तो आंसर इज यस। तो क्या मेरी पूरी अकाउंटिंग सही हुई है, तो आंसर इज अगेन यस। ये चीज क्लियर, सभी को समझा, ठीक है। हमने कैसे हमारे सारे अकाउंट्स को अभी लिंक किए वो समझा आपको, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट एंड मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। और उसको हमने क्रॉस वेरीफाई भी कैसे कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से। अब बिफोर आई एंड दिस लेक्चर हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, ऐसा ही एग्जाम्पल है बट उसमें एक माइनर चेंज करके देखते हैं। सर क्या माइनर चेंज करेंगे हम, अब देखो काफी बार क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट को जो हेड ऑफिस ने गुड्स ट्रांसफर किए, डिपार्टमेंट उसको सेल करने जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट उसको सेल करने जाता है। अब कोई कस्टमर बहुत खास होता है, तो हेड ऑफिस ने डिपार्टमेंट को गुड्स कितने पे दिए थे, 150 पे। और हेड ऑफिस ने क्या बोला था डिपार्टमेंट को कि आपने भी कितने पे बेचना है, 150 पे बेचना है। डिपार्टमेंट बोला ठीक है मैं 150 पे बेचूंगा। बट एक कस्टमर था बहुत खास था, बहुत पुराना कस्टमर, वेरी लॉयल कस्टमर, किसी और के पास जाता ही नहीं, हमसे ही लेता है। उसको 5 रुपए का डिस्काउंट देना था, उसको 5 रुपए का डिस्काउंट देना था, देना पड़ा क्योंकि उतना पुराना है, उतना लॉयल कस्टमर है। सर इन दैट केस वो 5 रुपए के डिस्काउंट की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, तो अब वो चीज हम कवर करते हैं। सबसे पहला अकाउंट मैं बनाऊंगा अगेन कौन सा, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। इन दिस मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले परचेज हुए थे डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें सारी चीजें काय पे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। किसका बना रहे हैं, डिपार्टमेंट ए का। डिपार्टमेंट ए के द्वारा हेड ऑफिस से कितनी बार परचेज किया गया था, परचेज उन्होंने किया था 5 बार, इस बार हम लेते हैं 6 बार। एक, सर क्यों 6 बार, अरे बस मेरी मर्जी, हर बार सेम सेम करो मजा आएगा क्या, नहीं। सर काय पे लिखेंगे, परचेज कॉस्ट प्लस लोडिंग पे। अरे आप इंटेलिजेंट हो, आपको सब पता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग पे। सर कितना, कॉस्ट सब 100 100 100 100 100 100, लोडिंग 50 50 50 50 50 50। ओके वेरी गुड। सर इसमें से क्या कुछ रिटर्न हुआ, अरे ले लेते, सारे सिनारियो कवर करने का ना, परचेज रिटर्न भी हो गया, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। परचेज रिटर्न भी अब काय पे लिखोगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस लोडिंग। सर कितना हुआ परचेज रिटर्न, ये वाला परचेज रिटर्न, पहला वाला परचेज रिटर्न, तो लिख दो 100 का कॉस्ट प्लस 50 का लोडिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर सेल हुआ, सेल, हाँ सेल हुआ। सर कौन से सेल हुए, दिस दिस एंड दिस, ये तीनों का यहाँ पे सेल हुआ। इस बार 2 की जगह 3 बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज में क्या लिखूंगा, सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैंने क्या लिखा, सेल। अब सर सेल कितने में हुआ, वहां पे अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं। पहला जो सेल था वो हुआ 150 में, सेल में काय पे लिखूंगा, सेल मेरा पूरा आएगा सेलिंग प्राइस पे, तो पहला मेरा सेल हुआ 150 में। दूसरा भी जो इसमें से बेचा वो भी 150 पे,
बट तीसरा जो मैंने बेचा वो 5 रुपए का, वो लॉयल कस्टमर था, उसको 145 पे बेचा। ठीक है, उसको मैंने 145 पे बेचा। सर तो 5 रुपए का क्या, देखते, अभी मैंने 145 पे बेचा। ठीक है सर। सर कुछ क्लोजिंग स्टॉक, हाँ ये और ये दोनों मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो ये लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। सर वो 5 रुपए, अरे करेंगे ना, आएंगे उस पे बाबा, शांति। क्लोजिंग स्टॉक, सर आप वो 5 रुपए की बात नहीं कर रहे ना, इसलिए आपकी पेन भी अच्छे से काम नहीं कर रही। अरे भैया आएंगे, सब होगा, देखो काम कर रही है, पेन भी बोल रहा है आएंगे, 5 रुपए कवर करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या था, आखिरी के 2 वाले जो परचेज थे वो था। अब क्लोजिंग स्टॉक भी आप काय पे लिखते हैं, कॉस्ट प्लस लोडिंग। वेरी गुड। तो अब जब आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा कॉस्ट प्लस लोडिंग पे, तो उसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, पहला 100 प्लस 50 और दूसरा वापस 100 प्लस 50। ये चीज़ क्लियर। सर अब अकाउंट टैली करके बताओ, नहीं होगा, 5 रुपए का फर्क आएगा। अरे बाबा आएगा, मैंने कहा मना किया मेरी जान, आएगा। नेक्स्ट उसके बाद मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। अब ये जो मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट है, ओहो, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट है, सर ये क्या अकाउंट है, हाँ 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 हाँ, इसमें एक चीज़ लिखते थे, अरे क्या लिखते थे बता भी दो ज़रा। इसमें सर लोडिंग 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 लिखते थे, लोडिंग लिखो, लोडिंग लोडिंग लोडिंग, ठीक है यहाँ लिख दिया लोडिंग। लोडिंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है, लोडिंग इज अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक 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 सर, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला परचेज था, परचेज में कितना लोडिंग, यहाँ लिखो। तो कहाँ लिखूंगा इस अकाउंट के, क्रेडिट में। अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ता है तब क्रेडिट में लिखने का। ओके सर ओके, लिखते लिखते। पहले में कितना था, इस बार 6 परचेज है, 50 इंटू 6, वेरी 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 टफ कैलकुलेशन, 300। ठीक है सर, दूसरा क्या था, दूसरा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न से अनरियलाइज प्रॉफिट वापस कम हो गया। सर उसमें कितना था लोडिंग, 50, दूसरा वाला यहाँ पे 50। सर वो पर्टिकुलर्स का कॉलम आप खाली रखे हो, अरे वो सब सीख लेंगे, वो तो मैकेनिकल चीज है, लॉजिक समझ जाओ, बाकी तो सब समझ जाओगे। यस। फिर सर सेल्स, सर सेल्स में लोडिंग लोडिंग, सेल्स में लोडिंग होती है क्या, सेल्स में प्रॉफिट होता है बट वो रियलाइज्ड है, तो रियलाइज प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे कि NO। ठीक है सर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये तीसरी चीज हमारी यहाँ पे सेल्स थी, और चौथी चीज ये क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में सर लोडिंग है क्या, हाँ क्लोजिंग स्टॉक में आप ही देख के बताइए कितने का लोडिंग है। क्लोजिंग स्टॉक में 2 चीज है, 50-50 दोनों का, तो 100 का टोटल लोडिंग है कहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक में 100 का लोडिंग। सर अब आपने क्या बोले थे, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आपका रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। बट मैं क्या करता हूँ, केवल बैलेंसिंग फिगर की जगह थोड़ा दिमाग भी लगा के देख लेता हूँ। मैंने पिछली बार बताया था ना, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से किससे रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, कहाँ से, एक फिगर से मैंने लिंक किया था डायरेक्टली एरो बना के। हाँ सर, आपने बोला था कि वो डायरेक्टली सेल्स से रिलेट करो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा कितना हुआ। तो सेल्स में देखो, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ पहले, उसमें यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 45। सर मतलब कितना हुआ, 145 का हुआ। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, 145 का हमें हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। सर क्रेडिट का, अब मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट में देखेंगे तो 300, और डेबिट में देखेंगे तो कितना, 100 प्लस 145, 245 प्लस 50, 295। यहाँ पे भी 5 रुपए का फर्क। सर यहाँ पे भी 5 रुपए का फर्क, और ऊपर वाले अकाउंट में भी 5 रुपए का फर्क। देखो ऊपर वाले अकाउंट में आपने, ऊपर वाले अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड में 5 रुपए बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पे 5 रुपए बनाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे डेबिट साइड में 5 रुपए बढ़ाने की ज़रूरत है। सर ये आपने क्या किया, सर आपने जो भी किया उससे आंसर टैली हो जाएगा ना सर, आपको पता है आपने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ की, बट जो हमें समझी नहीं। अरे ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, हुआ क्या है, डिपार्टमेंट ने जब आउटसाइडर को बेचा तो 5 रुपए का डिस्काउंट दिया कि नहीं, यस। तो उत्ते से क्या हो गया, देखो हेड ऑफिस ने डिपार्टमेंट को दिया, कितने में दिया, 150 में, 100 पे 50 का लोडिंग लगाया,
उस पे 50 का अनरियलाइज प्रॉफिट था। बट जब ये डिपार्टमेंट ने आउटसाइडर को दिया तो कितना उसमें खाली 145 में दिया, मतलब वो 5 का अनरियलाइज प्रॉफिट तो कम हो गया था ना। 5 का अनरियलाइज प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था, हाँ या ना। 5 का अनरियलाइज प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था, यस और नो। जब हेड ऑफिस ने डिपार्टमेंट को दिया तो 150 में दिया, जिसमें 50 का अनरियलाइज प्रॉफिट था। डिपार्टमेंट ने आउटसाइडर को दिया तो 145 में दिया। तो अब देखो वो ट्रांजैक्शन में रियलाइज कितना हुआ, 45। क्या 5 रियलाइज हुआ था क्या, नहीं। तो क्या वो कभी भी रियलाइज होने वाला है क्या, नहीं। वो तो 145 में बिक गया तो 5 रुपए कभी भी रियलाइज नहीं होने वाले। तो उत्ते से हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो मैंने यहाँ पे देखो अनरियलाइज प्रॉफिट कम हुआ तो उसको मैंने डेबिट कर दिया 5 से। अनरियलाइज प्रॉफिट कम हुआ तो उसको मैंने डेबिट कर दिया 5 से। ये चीज क्लियर है सबको। अनरियलाइज प्रॉफिट कम हुआ तो उसको मैंने डेबिट कर दिया 5 से। एट द वेरी सेम टाइम जब मैं परचेज में दिखाता हूं कि मैंने 1000 रुपए का परचेज किया, फिर उसमें अगर 5 रुपए मुझे कम करना हो डिस्काउंट के नाम के, तो या तो मैं परचेज में से उसको माइनस कर दूं, मतलब डेबिट साइड में से उसको माइनस कर दूं, या फिर और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उसको क्रेडिट साइड में ऐड कर दो 5 रुपए से। वही तो मैंने किया, क्रेडिट साइड में 5 रुपए से ऐड कर दिया। सर पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, अरे वो मैकेनिकल चीज है रे भाई। तो क्रेडिट साइड में हमने 5 रुपए से उसको प्लस किया। बेसिकली वो परचेज जो 150 में लिखा था उसको कितने में लिखना था, 145 में। तो मैंने परचेज में से कम करने की जगह उसको क्रेडिट में लिख दिया। जैसे मैंने परचेज रिटर्न का किया था, परचेज में से कम करने की जगह उसको क्रेडिट में लिखा था। समझे ये चीज, समझे कि नहीं, यस, वेरी इजी। तो यहाँ पे ये जो 5 रुपए वाला चीज है वहां पे हम लोडिंग के आगे लिख देते हैं कि ये जो डिस्काउंट दिया एक रेगुलर कस्टमर को उसका इफेक्ट है। ये जो डिस्काउंट दिया रेगुलर कस्टमर को उसका इफेक्ट है। अब क्या मेरे दोनों अकाउंट टैली होते हैं क्या, सर बिल्कुल बेशक। अब तो कोई सर गुंजाइश ही नहीं है कि टैली नहीं होगा, होना ही है। खुद आईसीआई के प्रेसिडेंट आके कहेंगे कि ये बिल्कुल टैली हो रहा है। ये चीज क्लियर। सर अब वेरीफाई भी करके बता दो कि ये सही है या गलत। अरे आपने बोला काम है मेरा करना। तो अब हम बनाएंगे डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये कैसे कैसे शब्द लिख रहे हो आप, ये हो जाता है, जज्बाती हो आदमी तब थोड़ा थोड़ा गलतियां हो जाती है। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है सर। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, सांगा लवकर। ओके, तो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक तो हम अभी लेके नहीं चल रहे। तो सर ये यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं लिया, अरे ओपनिंग स्टॉक भी रहा तो काय पे लिखने का रहे तुमने। क्लोजिंग स्टॉक को अगर तुम कॉस्ट प्लस लोडिंग पे लिख रहे, वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता काय पाएगा, कॉस्ट प्लस लोडिंग से, उससे कुछ नहीं होता रे। सबसे पहला आया पॉइंट हमारा परचेज। परचेज मुझे बताइए, जो परचेज है हमारा काय पे लिखते हैं, ट्रेडिंग में काय पे लिखा जाता है, ये कॉस्ट पे लिखा जाता है। ये डिपार्टमेंट ए ने कितने का टोटल परचेज किया था, 1 2 3 4 5 6 600 का टोटल परचेज था एट कॉस्ट। उसमें से सर रिटर्न किया था ना, रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो ये परचेज रिटर्न भी आप काय पे लिखेंगे, परचेज रिटर्न पहले तो आप कॉस्ट पे लिखेंगे और कितना आपने रिटर्न किया था, एक उसमें से रिटर्न किया था, मतलब 100। वेरी गुड सर। उसके बाद फिर सेल किया था ना, सेल, पॉइंट नंबर 3, सेल। सेल काय पे लिखते हैं सर, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 150 प्लस 150 300, 300 प्लस 145, तो 150 150 एंड 145, 445। ये चीज क्लियर, ये हमारी थी सेल्स। सर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखते, अरे तो लिखो ना, मैंने कहां मना किया मेरी जान। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितने पे लिखेंगे सर, आखिरी के 2 क्लोजिंग स्टॉक पे बचे थे, मतलब उसका कॉस्ट कितना हो गया, 200। ये चीज क्लियर। सर बैलेंसिंग फिगर क्या आना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए अपना ग्रॉस प्रॉफिट।
सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, अच्छा 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 सर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आने के पहले एक चीज सोचो, क्या सोचना है सर, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। सर उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, देखो हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 145, तो हमारा यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए 145। चलो कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट का टोटल लेता हूँ 100 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 145 प्लस 200 माइनस 600, 145 का ग्रॉस प्रॉफिट। सर डायरेक्टली वो 5 का इफेक्ट दिए बिना कहां से आ गया, 5 का तो इफेक्ट आपने दिया नहीं, अरे मेरी जान 5 का इफेक्ट ऑलरेडी यहां पे कवर हो चुका है, 5 का इफेक्ट ऑलरेडी यहां पे कवर हो चुका है ट्रेडिंग में। कैसे, देखो मैंने परचेज को एट कॉस्ट लिखा था, कहीं भी परचेज में लोडिंग इंक्लूड किया था क्या वो एक्स्ट्रा के 50 का, नहीं। और जब सेल हुआ तो मैंने डायरेक्टली उसको 45 पर ही लिखा ना, 145 पर, तो एक्स्ट्रा 5 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं था, 100 का कॉस्ट था तो 100 पे लिखा, क्या मैंने परचेज को 150 पे लिखा था, 50 से अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ाया था क्या कभी, नहीं। तो अब 50 का जब 45 में बिका तो क्या मुझे कम करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने उसको लिखा काय पे था, 100 पर ही लिखा था, और सेल हुआ तो 145 पे लिखा। तो क्या 5 को अलग से दिखाने की यहां पे जरूरत है क्या, नहीं, हमारा आंसर एज इट इज टैली हो जाता है। सभी को क्लियर है ये चीज, सभी को पक्का, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था मेमोरेंडम स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट का, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट रहे तो डू लेट मी नो ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन। थैंक यू सो मच। एंड यस, जो इस पे क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर याद से देखिए। थैंक यू।